रासायनिक प्रभाव। हेडिंग दे आज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। आज उष्मीय प्रभाव खत्म करेंगे और कल चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। उसके बाद एक दिन मिसलेनियस करंट टॉपिक खत्म हो जाए। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। चलिए ध्यान दीजिए, सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाए। थोड़ी सी बात समझते चलेंगे, फिर लिखते चलेंगे, सब साथ चलेंगे हम लोग। बताओ, धारा भेजने से उष्मा निकले, ऐसे प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय प्रभाव का। और इसके लिए हमारे एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जूल। और जूल ने उष्मा के लिए अपना नियम दिया, जूल का उष्मीय नियम। जूल का कहना था कि अगर कोई रेजिस्टेंस आर है और इस रेजिस्टेंस से अगर हम आई धारा टी समय के लिए भेजते जा रहे हैं तो इससे जो हीट निकलेगा यह समानुपाती होगा आई स्क्वायर आर टी। धारा का स्क्वायर प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा। यह नियम किनका कहना है? जूल। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ किसके परिवर्तन से ज्यादा उष्मा निकलेगा, धारा के, प्रतिरोध के, समय के, कि सबसे बराबर हो? जल्दी बोलिए। तो धारा परिवर्तन से ज्यादा उष्मा निकलेगा, चूंकि धारा का क्या चलता है? स्क्वायर चलता है। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो पूछता है वो लीडिंग 2-3 ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। नीचे लिख दीजिए, विद्युत धारा के उष्मीय नियम जूल ने दिया। नीचे डैश देखिए, विद्युत धारा के उष्मीय नियम जूल ने दिया। विद्युत धारा के उष्मीय नियम जूल ने दिया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, आर प्रतिरोध से आई धारा, आर प्रतिरोध से आई धारा टी समय तक प्रवाहित करने से उत्पन्न उष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू एसआई यूनिट में 1 होता है, इसलिए बराबर भी चलेगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अब सभी को दिमाग में सेट हो जाए दो बात। पहली बात, उष्मीय नियम किसने दिया? जूल ने। और उष्मीय नियम के अनुसार H बराबर फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न लिखिए, 4 क्वेश्चन इससे खूब पूछा जाता है, तो पहले हम उसी को करेंगे, फिर उसके स्टेप को बढ़ाएंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, यदि X प्रतिरोध से Y समय के लिए Z धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न उष्मा का मान होगा चॉइस ए
एक्स स्क्वायर वाई जेड, चॉइस बी एक्स वाई स्क्वायर जेड, चॉइस सी एक्स वाई जेड स्क्वायर, चॉइस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या होगा? सी होगा। आई स्क्वायर आर टी है तो एक्स स्क्वायर वाई जेड होना चाहिए। हाँ, बस यही ध्यान रखो, धारा पर स्क्वायर होगा और इसमें धारा कौन है? जेड, तो जेड पर स्क्वायर होगा, इसलिए आंसर एक्स वाई जेड। बोलो, क्लियर है सबका? धारा पर स्क्वायर, बाकी सब सीधा सीधा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यदि धारा के मान को दुगना कर दिया जाए, यदि धारा के मान को दुगना कर दिया जाए धारा के मान को दुगना कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगा? इससे उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगा? जल्दी आंसर बोलिए। धारा को दुगना कर दें तो ऊष्मा कितना गुना हो जाएगा? वेरी गुड। H बराबर फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। बोलो, धारा को दुगना कर दिया जाए तो दो दूनी कितना हो गया? 4। आंसर 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो सब ना? अगला बोलो, मान लो हल्का क्वेश्चन दे दें, किसके परिवर्तन से ऊष्मा में अधिक परिवर्तन होगा? धारा की प्रतिरोध किस समय? जल्दी बोलिए। धारा, तो आंसर धारा हो जाएगा, चूंकि धारा का स्क्वायर चलता है। क्वेश्चन अगला डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा है जो अभी दे रहे हैं, और इसको सही करिएगा। चॉइस भी आपको दे रहे हैं। चॉइस ए है आधा, चॉइस बी में है 2 गुना, चॉइस सी में है 4 गुना, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन लिखिए, यदि प्रतिरोध के मान को आधा कर दिया जाए, स्टार लगा दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि प्रतिरोध के मान को आधा कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना होगा? यदि प्रतिरोध के मान को आधा कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना होगा? इससे उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना होगा? चारों चॉइस लिख दीजिए। आधा, दुगुना, 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। आधा बना रहा, क्या बनाया जी? क्या? 2 तरह का आवाज आ रहा है, कुछ आधा बोल रहा है, कुछ दुगुना। एक बार बोलो, क्या होगा? दुगुना। इसीलिए परीक्षा में पूछता है, बात समझिए, इसीलिए पूछता है। बढ़िया से सुनना, अगर प्रतिरोध को आधा करोगे, रुकावट को आधा करोगे तो धारा डबल हो जाएगा, क्योंकि रुकावट कम गया है। तो रुकावट को आधा कर दोगे तो धारा डबल हो जाएगा, और धारा पर स्क्वायर है तो 2 गुना 2, प्रतिरोध आधा है तो सही आंसर दुगना हो जाएगा, और इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बात समझोगे? फिर से एक बार समझिए। हाँ, धारा, अब हम बॉल जलाए हुए हैं, धारा से प्रतिरोध को क्या लेना देना, लेकिन प्रतिरोध इधर उधर होगा तो धारा प्रभावित हो।
नहीं समझा बात को? हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे घटाएंगे तो धारा इसके अनुसार चलेगा। धारा कुछ भी भेजेंगे तो ये तो फिक्स है, 5 ओम माने 5 ओम, बाकी उसके अनुसार से दुगुना तो चरगुना भागेगा। इसको बदलेंगे तो धारा इससे जो प्रवाहित हो रहा है वो बदल जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। और ये परीक्षा में इतना अच्छा क्वेश्चन है कि दे देता है यदि प्रतिरोध के मान को बोलो कितना गुना है, जल्दी बोलिए, आधा कर दिया जाए, लड़कन इतना खुश होता है कि आधा आता, आधा नंबर बराबर साफ हो गया। हाफ करोगे तो साफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाफ करोगे तो करंट क्या होगा, डबल होगा, और डबल हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दुगना हो जाएगा। जैसे इसका एक सीढ़ी और चढ़ा दे तो समझ में और बढ़िया आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, जिस लड़के को इसमें कंफ्यूजन है अगला में एकदम दुख खत्म हो जाएगा, समझ जाओगे कि क्या लक्षण चलता है। लिखिए 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को 12 वोल्ट से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 12 वोल्ट से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इससे उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? इससे उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? इससे उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? चॉइस ए 1:2, 1:2। चॉइस बी 2:1। चॉइस सी कितना कितना ओम दिए है? 3 और 6 है। चॉइस सी 1:4 और डी 4:1। अभी सब बेहतर प्रश्न है, ये सभी ग्रुप डी वगैरह में ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो सब जगहों पर आपका थोड़ा सा डीप रेंज हल्का चढ़ाता है, तो वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन ध्यान दोगे तभी बनेगा। पढ़ो क्या कह रहा है, सबका ध्यान बोर्ड पर आए। अभी बनेगा नहीं, अभी तो केवल उसको ध्यान दोगे तुरंत बनेगा। इस सब क्वेश्चन में कोई भार नहीं, सुनिए केवल बढ़िया से। 3 ओम और 6 ओम का 2 रेजिस्टेंस है और इन दोनों रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है 12 वोल्ट से समांतर क्रम में जोड़े हैं, लिखा है। पहले ये बताओ, इसको मान लेते हैं ये R1 है तो इसको मानते हैं R2। बोलो ये R1 और ये R2 है, इसमें करंट I1 होगा, इसमें करंट I2 होगा। ये तो लाइन समझ रहा? ज्यादा करंट किस में जाएगा? दोनों में बराबर जाएगा। कैसा सोच रहे हो जी? ये 3 है, ये 6 है, बराबर जाएगा। किस में ज्यादा करंट जाएगा? 3 वाला में। तो इसको गुना कर लो, 3I1 बराबर 12, तो बोलो I1 बराबर 4। ये सीधा सीधा निकल गया। बोलो नीचे से बंद कर लो, किरचॉफ सेकंड लॉ है, कुछ नहीं करना। जब धारा निकालना है तो एक बार बंद करके घूम जाओ, निकल जाएगा। रेजिस्टेंस गुने करंट, बोलो इसमें I2 है, ये 6 है, 6I2 12, तो I2 बराबर 2, निकल गया। उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? बोलो इसमें ऊष्मा होगा I² RT, 4 गुने 4 गुने 3 गुने T बटे इसमें I² RT, बोलो जल्दी, 2 गुने 2 गुने 6 गुने T। T से T खत्म, 3 दूना 6, 2 दूना 4 खत्म, 2 दूना 4, 2:1। आंसर हो गया। अब तुम समझ रहे हो, यहाँ पर ठीक से देख लो, ये डबल है तब भी इतना चीज चले हैं तब अनुपात निकला। परीक्षा में इतना ना तो समय है ना इतना बुद्धि लगाना है, कोई जरूरत नहीं है इतना झूठ मूठ का बुद्धि लगाने का। कितनों वोल्ट से जोड़ दे, समांतर में अगर R1 R2 जोड़ा है
तो आपको ध्यान रखना है ऊष्मा का अनुपात R2 अनुपात R1 होता है और श्रेणी क्रम में ऊष्मा का अनुपात R1 अनुपात R2 होता है, चाहे कितनों वोल्ट से जोड़। सुनो बढ़िया से, बैठ के अब झांक नहीं मारते रहना कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में फोटो बना रहे, इतना समय थोड़े रहता। तुमको जैसी बोलेगा 3 और 6 समांतर में कहना कोई वोल्ट रहो, 6 अनुपात 3, 3 दूनी 6, 2 अनुपात 1, ठीक मारो। अगला क्वेश्चन। नहीं समझा जी? 12 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, 18 वोल्ट हो, कुछ भी दे दे, समांतर क्रम में उल्टा कर लेना तो निकल जाएगा। अगर श्रेणी रहता तब सीधा बोलो 3 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में है, ऊष्मा का अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। बोलो क्लियर है सबका? तो इसमें आंसर मार दीजिए, ठीक कौन सा हो गया? 2 अनुपात 1 और नीचे स्टार लगा के डैश दे के लिख दीजिए। ये लाइन ध्यान रखना, इसी पर ऊष्मा वाला क्वेश्चन अब निकल जाएगा आपसे। लिखिए स्टार लगा के डैश दे के, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध को, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बोलो जल्दी से, क्या होगा? वेरी गुड, R1 अनुपात R2 होता है, R1 अनुपात R2 होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश दे के लिखो, ये पैरेलल वाला ज्यादा पूछेगा तुमसे। लिख दीजिए, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध को R1 और R2 दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बोलो कितना? वेरी गुड, R2 अनुपात R1 होता है, R2 अनुपात R1 होता है। तेजी में बोलो फटाफट। 5 ओम 10 ओम के दो प्रतिरोध को 40 वोल्ट से श्रेणी क्रम में जोड़ने से ऊष्मा का अनुपात होगा 1 अनुपात 2, चाहे कुछ वोल्ट से जोड़। ये सब बैठ के झक मत मारने रहना। कई लड़का जो नहीं जानता है 40 वोल्ट कुल R बराबर, कुल V बराबर, कुल I बराबर, बैठ के झक मार। और श्रेणी है तो सीधा R1 अनुपात R2, समांतर है। अच्छा, श्रेणी में R1 अनुपात R2 क्यों हुआ, जो समझा? समझ में आया सबको? रही ये R1 है, ये R2 है। श्रेणी में आपको सिखाए थे धारा का मान नहीं बदल, तो बोलो इसमें I स्क्वायर R1T, इसमें I स्क्वायर R2T, तो सब कट के R1 अनुपात R2 बच गए। नहीं समझा? समांतर क्रम में आपको क्या सिखाया? धारा बदलता है, इसीलिए उल्टा होता है, R2 अनुपात R1 होता है। अब बोलो ऊष्मा से संबंधित कोई क्वेश्चन जोड़ उड़ करके श्रेणी समांतर देगा, बन जाएगा सबसे। अब थोड़ी सी बात हम लोग को यहाँ पे और सीखना है, जरा ध्यान दिया जाए। ऊष्मा से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा, ऑब्जेक्टिव इस पे रहते हैं। वैसा उपकरण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में भी बदलता है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं एक पहला उपकरण विद्युतीय बल्ब, इसके बाद सभी लोग जानते हो हीटर, इसके बाद जानते हो आयरन, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूज। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो अभी आपको इन चारों इंस्ट्रूमेंट से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, पहला 5 मिनट बिल्कुल बढ़िया से समझा लेंगे, उसके बाद लिखने की क्रिया हो जाएगी, तो यहां से आपके स्टेप निकल जाएगा।
तब इसी से रिलेटेड है विद्युतीय शक्ति। शक्ति से भी क्वेश्चन आपको रहे। बताओ, तुमको कहेगा कि घर में, एकदम हल्का क्वेश्चन देख, घर में कितने ऊर्जा की खपत हुई है, उसे किस उपकरण से मापते हैं? उसे किस उपकरण से? घर में कितने ऊर्जा की खपत हुई है, उसे किस उपकरण से मापते हैं? जल्दी बोलो, किस उपकरण से? अरे कितना मूर्ख है तुम लोग। सब लोग जानता है घर में मीटर से मापते हैं, मीटर लगल रहता है कि मीटर में इतना बिजली बिल उठा। कोई हिसाब तुम लोग है जी, ये लोग मीटरों नहीं देखा, खाली मीटर देखेगा। तुम लोग को उससे ऐठ ऐठ के क्वेश्चन पूछेगा कि लड़कन घोलट घोलट के बड़ा पछता है। घर में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, इसको किस उपकरण से नापते हैं? और चॉइस से इतना सुंदर सुंदर देगा, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ऐसा ऐसा करके, तब एगो खूब लगाएगा खाली मीटर, तो वो होगा, या उसको किलोवाट घंटा मीटर भी कहते हैं, उसी का नाम किलोवाट घंटा मीटर। और लड़कन को जब हाइड्रोमीटर पायरोमीटर मारता है तो सोचता है घर में ऊर्जा किससे मापते हैं, ये तो सर पढ़ाए नहीं थे। तो कई बार एकदम आसान सा प्रश्न होगा जिसमें एकदम दिमाग आपका फिट होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग देखें पहला नंबर सेक्टर बल्ब के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न इससे बन सकता है, इन सभी बातों को हम लोग ध्यान दें। यहाँ बल्ब करने का मतलब है सिर्फ वही पुराने जमाने वाला बल्ब, चाहे जमाना एलईडी बल्ब पे आ जाए, चाहे कोई भी कहीं हैलोजन पे चला है, आपको वही बल्ब पढ़ना है। तो हम लोग देख लें, ये बल्ब के हमने एक चित्र बनाए हैं। अब बल्ब के चित्र को बढ़िया से आप ध्यान से जरा समझिए। ये हमने बल्ब बना लिया, अब इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा इस चीज को हम लोग जरा ध्यान दें। तो बल्ब में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला एक अच्छा क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? तो ये तो बहुत हल्का हुआ, टंगस्टन का बना होता है। दुख की बात है कभी कभी अच्छे परीक्षा में टंगस्टन नहीं लिखेगा। क्या तुम टंगस्टन का फार्मूला जानते हो? टंगस्टन एक तत्व है, धातु है, टंगस्टन का सूत्र होता है। अब बताओ, पूछेगा कितना मजा आएगा जब क्वेश्चन देगा बल्ब के तंतु बने होते हैं चॉइस ए टीएन, चॉइस बी टीएल, चॉइस सी ओ, चॉइस डी डब्ल्यू, चॉइस ई कुछ और दे दिए। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? हाँ, तो टंगस्टन का फार्मूला डब्ल्यू है। अब सोचो लड़कन को ही देगा तो लगेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऊपर तो टंगस्टन ठीक लिखा, ये रीजनिंग वाला कुछ छप गया है गलती से। उसमें भी कई लोग दिमाग लगाता है तो सोचता है टंगस्टन, लगता है टीएन वाला होगा, 0 नंबर है। तो बोलो टंगस्टन का फार्मूला क्या है? डब्ल्यू। पहला लाइन एकदम क्लियर हो गया सबका? टंगस्टन का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू, एक धातु। और अब जरा बात को ठीक से सुनिए, टंगस्टन के गलनांक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो टंगस्टन के गलनांक आपको ध्यान रखना है, लगभग 3000 डिग्री सी इसका गलनांक है। पिछले बार रेलवे ने जो दिया उसके आंसर सेट में 3000 उसने अप्रूव्ड किया। तो आपको ध्यान दीजिए, पिछले बार रेलवे से ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, टंगस्टन का गलनांक क्या है? 3000 डिग्री सी। कई बार शैतानी करता है कि जब बल्ब जलता है उस समय टंगस्टन का ताप कितना होता है? अरे तो जब 3000 होगा तब तो पिघल जाएगा, इसीलिए उससे नीचे जाएगा। और आपको ध्यान रखना है 2500 से 2700 डिग्री सी तक सही आंसर मारेंगे। सुन लीजिए, आपको कभी कभी गलनांक हम पढ़ाए हैं ना, गलनांक से ठीक पहले रहेगा। लड़कन एकदम रटले रहता है कि टंगस्टन का गलनांक 3000 3000। आओ बाबू, बल्ब जलते समय कितने तापमान पर जलता है? लड़कन खाली बल्ब माने 3000 रट के जाता है। तुम कहना जलते समय 3000 पर तो उड़ गया, जलते समय तो 3000 से नीचे हो। और जहां तक बल्ब जलता है 2700 डिग्री सी तक बढ़िया लाइट करेगा, उसके बाद फ्यूज होने की संभावना होती है। और ये अंतिम टेम्परेचर को हम लोग बल्ब का अनुमतांक कहते हैं।
कई बार शुद्ध हिंदी में ये भी क्वेश्चन आया है कि विद्युतीय बल्ब का अनुमतांक का मान क्या होता है। अब लड़के बेचारे अनुमतांक में और मताया हुआ रहता है कि ये अनुमतांक क्या है। जिस टेम्परेचर तक बढ़िया लाइट दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुमतांक। और हम लोग गलनांक देखे, अनुमतांक देखे, जलते समय टेम्परेचर देखे। इतने प्रश्न आपके वहां से उठते हैं। अगला नंबर हम लोग जब नेक्स्ट चले तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो बल्ब के अंदर अक्रिय या निष्क्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें 2-3 प्रश्न उठते हैं। पहला साधारण प्रश्न, बल्ब को फोड़ने से क्यों आवाज करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंदर में अक्रिय गैस है, फोड़ेंगे तो क्रियाशील गैस अंदर जाएगा और उसी कारण से आवाज होगी। दूसरा, ये अक्रिय गैस में कौन ऐसा गैस है जो सामान्यतः बॉल में भरते हैं, जल्दी बोलिए। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन सामान्यतः भरते हैं। हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है, जल्दी बोलिए। नहीं, तो फिर भी आंसर ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस 3000 डिग्री सेल्सियस तक निष्क्रिय ही होता है। नाइट्रोजन अति उच्च ताप पर तब अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए आप लोग नाइट्रोजन चक्र बायोलॉजी में पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि जब बिजली वगैरह चमकता है तो उस समय वो रिएक्टिव होता है। सामान्य टेम्परेचर पर नाइट्रोजन हमारा निष्क्रिय ही। बाकी आर्गन जो तुम बोल रहे हो उसकी मात्रा तो है, लेकिन वो सब महंगे गैस है। इसमें आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन जो तुमको याद है भरने लगेंगे तो बॉल की कीमत 500, 1000, 5000, 10,000 हो। उसके कारण बल्ब का कलर चेंज करता है। क्रिप्टन बल्ब और नियॉन बल्ब रखोगे तो 5000 का एक बल्ब मिलेगा। तो सुनने में तो अच्छा लगा कि बल्ब निष्क्रिय गैस सर आर्गन, क्रिप्टन है, तो वो सब है तो बहुत महंगा है। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। कभी कभी पूछ देता है बैलून फूंक के भरे हैं, कौन गैस उसमें भराया है। अरे बैलून को तुम मुंह से फूंक के भरे हो, गजब करता है तुम लोग जी। ये लोग तो फूंक फाक भी कर रहे हैं तो नहीं बता रहा। बोलो, अरे परीक्षा में सेटर कुछ थोड़े तुम लिखल वाला नहीं आएगा, समझने वाला परीक्षा में आएगा। जितना लिख रहे हो, जिसको तुम फेयर समझ रहे हो, वो सब ऐसी है, बात समझ लो। फेयर उयर से नहीं आता है, कंपटीशन है ना, इसमें फेयर से खूब होगा, 5-10 को क्वेश्चन रहेगा। समझ कितना रहो वो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण। पढ़ने के दौरान कई बातें जो होती है ना, वो तुम्हारे दिमागी स्तर को सही करता है। अब क्वेश्चन एकदम हल्का, एक व्यक्ति अपने मुंह से एक बैलून को फुलाता है तो बैलून में कौन सा गैस होगा, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस पेट में से निकालेगा, कौन गैस होगा जी, कार्बन डाई। कितना मूर्ख है तुम लोग, बार बार बोलते हैं 78% नाइट्रोजन है। सांस भी हम लोग लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, तो ये 78% नाइट्रोजन ही लेते। नाक कोनो मशीन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींच के अंदर लेगा और CO2 छोड़ेगा। तुम लोग तो इसको नाक ना हो गया, मशीन हो गया, खुर्र ऑक्सीजन लिया और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड दी। अरे जो हवा में है वही ना खींचेगा जी। हवा में 78% तुम्हारा कौन है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, लेगा जो है वही खींचेगा। हाँ, अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम होती है और जितना CO2 खींचे हैं उसकी मात्रा कुछ बढ़ती है। नाइट्रोजन 78% खींचते हैं और 78% लौटाते हैं। इसीलिए जितना खींचे उतने लौटा दिए, तो हम कहते हैं कि इसको सांस में सिर्फ लेते हैं, आवश्यकता नहीं। बात समझिए, लेकिन ले तो रहे हैं उसको। बैलून फुलाया तुम तो 78% कौन सा गैस है, नाइट्रोजन ही। और कोई लड़का थोड़ा ज्यादा ब्रेन लगाता है कि फूका मुंह से मारो CO2 पक्का होगा। CO2 की मात्रा 0.03% ही है। थोड़ा सा अंतिम में 3 के बाद थोड़ा सा बढ़ा है तो ज्यादा थोड़े हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस
निष्क्रिय गैस का नाम सभी लोग जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ध्यान दीजिए, ये निष्क्रिय गैस में आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये निष्क्रिय गैस के साथ अभी बताए कॉमन जो बल्ब होते हैं उसमें क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है? जल्दी बोलो। तो ये 0 ग्रुप में है। कैमा नंबर पे है? कैमा नंबर पे है? 18वें नंबर के वर्ग पे। 18वें नंबर के वर्ग पे ध्यान रखना है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के दाईं ओर है कि बाईं ओर है? जल्दी बोलिए। दाईं ओर है। एक बार का क्वेश्चन दे दिया, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे दाईं ओर है और उसमें चॉइस में था, तो आपको ध्यान रखना है सबसे दाईं ओर का मतलब निष्क्रिय हो। और इसको सब लोग ध्यान रखना, निष्क्रिय में कौन कौन है? तो हीना, नीना और कैटरीना। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हीना, नीना और कैटरीना, इनकर जीरोक्स रीना, इतना लोग हैं। बॉक्स ध्यान रखिए, ध्यान में सेट कर लो। हीना, नीना और कैटरीना के जीरोक्स रीना, तो ये सभी हमारे निष्क्रिय थे, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब बल्ब से सुन लें, बल्ब से प्रायः मुख्यतः टंगस्टन निष्क्रिय गैस, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बल्ब विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरे नंबर की जो बारी है उससे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। हीटर, हीटर सभी लोग देखे होंगे, इसमें तार की कुंडली बना करके इस तरह से खांचा नुमा डिजाइन में रखते हैं। हीटर से मात्र 1-2 क्वेश्चन ही पूछते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, हीटर का तार किसका बना होता है? जल्दी बोलिए। तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम किससे बनता है? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम के मिलने से नाइक्रोम बनता है। अब आपको कभी कभी अच्छे लेवल के परीक्षा में क्वेश्चन होगा, नाइक्रोम में होता है उच्च ताप, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध। ये आपसे पूछा जाएगा, तो इन प्रश्नों से डराना नहीं। पहले हमको ये बताओ तुम क्या चाहते हो, ये हीटर का तार जल्दी पिघल जाए कि देर से पिघले? जल्दी बोलिए, क्या चाहते हो? देर से पिघले। और बताओ, अगर तुम चाहते हो कि इसका तार देर से पिघले तो निम्न गलनांक की उच्च गलनांक? उच्च गलनांक। उच्च गलनांक ना होगा। और ये नाइक्रोम का रेजिस्टेंस भी उच्च होता है, इसीलिए आपको दिमाग में बैठा लेना है कि नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। और इसके गलनांक की बात करें तो लगभग 3700 डिग्री सी नाइक्रोम के गलनांक होते हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चले, तीसरा नंबर की बात, बोलो क्या है? आयरन। आयरन, अब बताओ, आयरन इसी को विद्युत स्त्री भी कहते हैं। अब बताइए, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन 2-3 है। पहला तो आयरन के कॉइल में किस चीज का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का ही प्रयोग है। वही तार है जो हीटर में, लेकिन उसको अबरख के एक पत्थर में लपेट करके तब इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है, जिसको ध्यान से सुन लीजिए। इसको लपेट के किसमें रखे हैं? अबरख में। अब आपको क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना सब कोई, अबरख में ही क्यों लपेट? क्योंकि अबरख ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अनोखा पदार्थ है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा जाता है उससे उष्मा भी जाता है, लेकिन अबरख एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है कि इससे करंट नहीं जाता है लेकिन उष्मा जाता है। यानी बताओ, अबरख विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक। मुझे याद है एक बार का क्वेश्चन देख रहे थे, सेटर बहुत बढ़िया सेट किया। उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 18 मान लो है, ABCD क्या किया उसने 1 नंबर लिखा विद्युत का कुचालक, 2 नंबर
विद्युत का सुचालक। 3 नंबर ऊष्मा का सुचालक। 4 नंबर ऊष्मा का कुचालक। और तब क्वेश्चन शुरू किया कि अवरक निम्नलिखित में है। चॉइस ए 1 3, चॉइस बी 2 4, चॉइस सी 1 4, चॉइस डी 1 3। ऐसे क्वेश्चन दे दिए। बोलो जल्दी। अब कई लड़के जो हमारे बहादुर लोग थे वो खाली देखा इतना बड़ा क्वेश्चन तो डर से कहा कि पता ना काका शुरू किए। बोलो अबरक है तब विद्युत का कुचालक तो 1 होगा और उष्मा का सुचालक तो 1 3। सही आंसर कौन हो गया? ए हो। अब बोलो क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी समझ में आ गया। ऐसे स्टेप धरना है तुमको। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे मेन क्वेश्चन रहने की संभावना है, इसका नाम है फ्यूज। फ्यूज का मतलब ध्यान रखना तुम लोग। फ्यूज का मतलब स्टैंडर्ड फ्यूज सोचना जो कांच की नली में परमानेंट बन करके और तब आते हैं। आप लोग ऐसा फ्यूज जरूर देखे होंगे। बाकी घर वाला तो तुम्हारे मिजाज फ्यूज उसको कहते हैं। जितना मिजाज किया उतना मोटा तार भिड़ा दी। इसके अंदर तार पहले से फिक्स होता है कैसा रहेगा। ऐसा फ्यूज देखा है? अब इस फ्यूज की बात हम लोग करें। पहला एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी बोलिए। तो फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। उष्मा के कारण ही गलेगा। बोलो फ्यूज लगाते हैं गर्म तार के साथ ठंडे तार के साथ? जल्दी बोलो। गर्म तार के साथ ताकि उसको निकाल ले तो गर्म लाइन कट जाए। ठंडा में लगाओगे तो फिर निकाल लो और चुनो जाओ फिर नीचे आ जाओ। अब जल्दी से सोच के बताओ, फ्यूज लगाएंगे किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में? क्या किस क्रम में? वेरी गुड। फ्यूज से जोड़ के उपकरण आगे चलना चाहिए। समांतर का मतलब उपकरण ऊपर और फ्यूज नीचे, तो ये भी उड़ेगा उपकरण भी उड़ेगा। इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन धीरे धीरे आपके उठते चले जा रहे हैं। फ्यूज के तार किस चीज के बने होते हैं? ध्यान रखना। तो सीसा और टीना। ध्यान रखना फ्यूज का तार सट जाता है पिघल के और सट जाएगा तो सीसा और टीना हो जाएगा। तो सीसा टीना के मिश्र धातु का है। अगला एक और बहुत बेहतर प्रश्न है, फ्यूज के तार का क्या चाहते हो? उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध? जल्दी बोलो। फ्यूज के तार का क्या चाहते हो? उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध रोके खूब और उच्च गलनांक की निम्न गलनांक? निम्न गलनांक। एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। फ्यूज के तार का उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है, रोकेगा ज्यादा गले जल्दी। अब इसमें फ्यूज से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जल्दी हम लोग बल्ब से शुरू करें, फटाफट यहां तक हम लोग पहुंचेंगे। लिख दीजिए नीचे हेडिंग बल्ब। लिख दें बल्ब, नीचे डैश देके लिख दीजिए बल्ब का तंतु बल्ब का तंतु बोलो किसके बने होते हैं? वेरी गुड, टंगस्टन के बने होते हैं। बल्ब के तंतु टंगस्टन, ब्रैकेट में डब्लू कर लेना। टंगस्टन के फॉर्मूला क्या हुआ? डब्लू। टंगस्टन के बने होते हैं। नीचे डैश देके टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सी होता है। तीन हजार डिग्री सी होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके बल्ब जलते समय इसका ताप
बल्ब जलते समय इसका ताप 2500 से 2700 डिग्री सी होता है। पच्चीस सौ से 2700 डिग्री सी होता है। नीचे डैश देके बल्ब का अनुमतांक बोलो अनुमतांक का मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलिए। हाँ, वेरी गुड। ब्रैकेट में कर लो, बल्ब का अनुमतांक ब्रैकेट में जिस ताप तक बल्ब उष्मा देता है, बल्ब प्रकाशित होता है, कर लो, जिस ताप तक बल्ब प्रकाशित होता है, ब्रैकेट बंद, जिस ताप तक बल्ब प्रकाशित होता है, ब्रैकेट बंद, 2700 डिग्री सी होता है। सत्ताईस सौ डिग्री सी होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस के प्रयोग किया जाता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बाकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे हेडिंग दीजिए हीटर। हीलियम, नियॉन, ये सब केमिस्ट्री में देख लोगे तो आपका चला ही आएगा। नीचे हेडिंग दीजिए हीटर, डैश देके लिख दीजिए हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। नीचे डैश देके नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। नीचे डैश देके नाइक्रोम का गलनांक नाइक्रोम का गलनांक 3700 डिग्री सी होता है। 3700 डिग्री सी होता है। नीचे डैश देके नाइक्रोम का बोलो निम्न प्रतिरोध की उच्च और गलनांक भी क्या है? उच्च। लिख दीजिए नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, हो गया, हीटर से प्रश्न बन जाएंगे। नीचे हेडिंग दे दो आयरन या विद्युत इस्त्री।
आयरन या विद्युत इस्त्री। आयरन या विद्युत इस्त्री। लिख दीजिए डैश देके। आयरन आयरन के कॉइल में, आयरन के कॉइल में आयरन के कॉइल में अबरख के पत्थर के अंदर, अबरख के पत्थर के अंदर नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। अबरख के पत्थर के अंदर नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए अबरख विद्युत का, अबरख विद्युत का, जल्दी बोलो, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए 2-3 सितारा मार दीजिए फ्यूज। दो तीन सितारा लगा के हेडिंग फ्यूज। फ्यूज। चलिए अब सब लोग का ध्यान बोर्ड पर आ जाए। फ्यूज से कई प्रश्न उठते हैं और इससे पूछने की संभावना रहा। 5 बात पहले सुन लो, फिर 5 बात चलेंगे। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। याद हो गया? दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट, फ्यूज ठंडा तार की गर्म तार, फ्यूज श्रेणी क्रम के समांतर क्रम। वेरी गुड। फ्यूज का तार किस चीज का बना है? सीसा और टीना। ध्यान रखना सट जाता है पिघल, तो सीसा और टीना। फ्यूज के तार का होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्लियर है सबका? जल्दी इन बातों को लिख दीजिए। फ्यूज स्टार लगा देना, नीचे डैश तक लिखिए फ्यूज विद्युत धारा के, फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नीचे डैश देके फ्यूज को परिपथ में, फ्यूज को परिपथ में गर्म तार के साथ जोड़ते हैं। गर्म तार के साथ जोड़ते हैं। गर्म तार के साथ जोड़ते हैं। नीचे डैश देके फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्यूज का तार, फ्यूज का तार तांबा और सीसा और टीना के,
सीसा और टीना के मिश्र धातु का बना होता है। सीसा और टीना के मिश्र धातु का बना होता है। सीसा और टीना के मिश्र धातु का बना होता है। नीचे डबल स्टार लगा दो, ये और बढ़िया प्रश्न है। फ्यूज के तार का फ्यूज के तार का बोलो क्या होगा? वेरी गुड। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। बोलिए उष्मीय प्रभाव क्लियर है सबका? थोड़ा सा विद्युतीय शक्ति सीखना है और उसके बाद चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। चुंबकीय प्रभाव से भी प्रश्न ज्यादा रहते हैं और इसीलिए दोनों प्रभाव देख लोगे तो हो जाएगा। रासायनिक प्रभाव ऐसे तो केमिस्ट्री में है, फिर भी खाली आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का नियम किसने दिया? बोलो, करंट का रासायनिक प्रभाव का नियम किसने दिया? तो व्यक्ति का नाम है फैराडे। फैराडे ने विद्युत विच्छेदन संबंधी नियम दिया, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी अब सुन लीजिए, आज का क्लास आपका ये पूरा कंप्लीट यहाँ सेक्शन है। कल के क्लास में विद्युतीय शक्ति और चुंबकीय प्रभाव दो टॉपिक चलना है। कल करंट का लगभग समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद आपके टाइमिंग 1 तारीख से बढ़ा रहे हैं, अभी आपका यही चलेगा। 1 तारीख से मान के हम चल रहे हैं